Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back in our online classes. The last class we have covered antidepressant drugs, the whole class of antidepressant drugs. And now we will continue our CNS pathology, and today we will study only one drug, that is lithium. लिथियम का सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ इसकी जो हमारे पास बेसिक इंडिकेशन थी हमारे पास लिथियम की, वो हमारे पास डिप्रेशन थी। फिर जो है इसके अफेक्ट जो है डिफरेंट CNS के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जो है हमारे पास इसके बेनिफिशियल इफेक्ट हमें मिले। तो फिर इसकी इंडिकेशन पे हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी आ गए, जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो इस हिसाब से ये ड्रग जो है एज अ एंटी डिप्रेशन में भी काउंट होती है और एज अ एंटी साइकोटिक ड्रग्स में काउंट होती है। जब आप कैटजिन से फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि आपको साथ साथ पढ़नी है इसके, तो उसमें आप देखेंगे कि ये ड्रग जो है लिथियम, ये आपको एंटी साइकोटिक के चैप्टर में मिलेगी। लिथियम इज बेसिकली ड्रग ऑफ नैरो थेरेपेटिक विंडो, और वी कैन से दैट नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। जिसको इसका आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है। इट इज बेसिकली we can say the concentration dependent effect of any drug, concentration dependent pharmacological effect of any drug। जो भी हम ड्रग लेते हैं वो जब हमारी ब्लड में आती है, उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में आती है, तो उसको थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आना पड़ता है, एक खास कंसंट्रेशन पे आना पड़ता है। और जैसे ही वो उस खास कंसंट्रेशन पे पहुंचती है तो वो उसका थेरेपेटिक इंडेक्स स्टार्ट होता है वहाँ से, और जिस कंसंट्रेशन तक उसका थेरेपेटिक इफेक्ट रहेगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा, उस कंसंट्रेशन तक वो थेरेपेटिक विंडोज़ की रहेगी। जैसे भी उससे कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाएगी उसकी, तो फिर वो थेरेपेटिक विंडो क्रॉस करके हमारे पास टॉक्सिक विंडो में आ जाती है। और इसी तरह कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनकी थेरेपेटिक विंडो जो है बहुत ज़्यादा नैरो होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ माइक्रोग्राम्स की इसकी विंडो होती है। अगर उस माइक्रोग्राम से उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी एक्सीड कर जाए तो वो उसके जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स आना प्रोड्यूस हो जाते हैं, और उसके थेरेपेटिक लेवल पे आने के लिए भी जो है हमें उस माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन को कंसिडर करना पड़ता है। तो ऐसी जो ड्रग्स होती हैं जिनकी थेरेपेटिक विंडो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, तो वो ड्रग्स जो है बेसिकली हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को ही दी जाती हैं, और ये स्पेशलाइज मॉनिटर्ड कंडीशन में दी जाती हैं। इसकी जो है कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हमें जो है रेगुलरली मॉनिटर करनी पड़ती है, और ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग है। इसमें आप आगे इंशाल्लाह जब आप लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे फाइनल ईयर में हमारे से या फिर फोर्थ ईयर में, तो उसमें हम जो है कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि TDM के नाम से कहलाती हैं, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। उसमें वो ड्रग्स पढ़ाई जाती हैं जिनका थेरेपेटिक विंडो जो है बहुत नैरो है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास लिथियम है, और इसके अलावा हमारे पास एक होती है डिजॉक्सिन होती है, फेनिटोइन होती है, और भी कुछ ड्रग्स होती हैं। सो लिथियम इज द ड्रग ऑफ नैरो थेरेपेटिक विंडो, and it just required a very small concentration to produce its pharmacological effect. As we have studied, we have seen that the indications of lithium are basically depression, and now it is a drug of choice for bipolar disorder with combined therapy with other antipsychotic drugs. Now the mechanism of action. The mechanism of action is still clearly not known for lithium, but we have few mechanism of actions that we consider for lithium, and the most important one is it inhibits the neuronal membrane inositol lipids. Inositol lipids are basically an important part of second messenger system, and they are responsible to convey the message from membrane to its cellular function, and they are responsible to complete the cellular response of different types of neurotransmitters and enzymes as well. Now what lithium does, lithium just simply inhibit the recycling of inositol phosphate. Before going to that, we have to understand the exact mechanism of inositol, how inositol work as a second messenger, how it is responsible for the response of neurotransmitters.
We have an example of serotonin receptor. For example, this is a 5-HT2A receptor, and that is a G protein coupled metabotropic receptor. When a serotonin binds with this receptor, it will just stimulate the enzyme phospholipase C. What this enzyme does, it convert, or in simple form it activate a molecule that is known as phosphatidyl inositol 4,5 biphosphate. In the short form we can also say it PIP. It converts PIP into two forms. Either it converts PIP into DAG, that is also known as diacylglycerol, and the another fate of PIP is IP3. It converts PIP into IP3, that is inositol triphosphate. So what DAG does, DAG just simply go back into the cell membrane. It has its own different mechanism of second messenger. Now we will focus on IP3. When PIP convert into IP3, IP3 also have two different fate. It either stimulate the endoplasmic reticulum to release calcium ions in the cytoplasm, that is intracellular fluid. So what will happen when we have a higher concentration of calcium ion in our intracellular fluid, then it will increase the positivity and shift the membrane potential to depolarization, that is responsible for the introduction of action potential. So what IP3 does, it stimulates endoplasmic reticulum to release calcium ion in the cytoplasm. Now some of the IP3 will stimulate the ER, and some of the IP3 also convert into IP2, that is inositol diphosphate. Now here comes another enzyme, that is inositol phosphatase. What it does, it just simply convert IP2 into IP1, inositol monophosphate. Okay, it convert inositol diphosphate into inositol monophosphate and just extract out one phosphate. Then here comes another enzyme, that is known as inositol monophosphate, that convert IP1 into inositol. And this inositol then regenerate PIP by the introduction of phosphate molecules. So this is the recycling of inositol molecule, and by the help of this recycling, it has a sufficient quantity to stimulate endoplasmic reticulum and also to stimulate diacylglycerol. अब जैसे कि inositol की साइकिल अगर चलती रहेगी, तो इसी तरह अब inositol ट्राइफॉस्फेट हमें IP3 मिलता रहेगा, और हमारा जो रिस्पॉन्स था सेरोटोनिन का, वो यहाँ इस कैल्शियम आयन के थ्रू जो है वो हमें मिलता रहेगा. लेकिन अगर मैं inositol की रिसाइक्लिंग को रोक दूं, उसको यहाँ खत्म कर दूं, तो हमारे पास IP3 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. IP3 की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट नहीं होगा और कैल्शियम आयन जो है वो सेल के अंदर रिलीज नहीं होंगे, और उसकी वजह से हमारे पास जो है वो डीपोलराइजेशन नहीं होगी और सेरोटोनिन का इफेक्ट नहीं आएगा. लिथियम क्या करता है? लिथियम बेसिकली इनहिबिट दीज टू एंजाइम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द रिसाइक्लिंग ऑफ inositol phosphatase and inositol monophosphatase. Lithium inhibit these two enzymes and inhibit the recycling of inositol and thus inhibit the effect of serotonin and inhibit depolarization. तो जो हमारे पास एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स आ रहा था सेरोटोनिन का, वो इस तरह हमारे पास इनहिबिट हो जाता है. Now the problem is inositol is not only responsible for the cellular response of serotonin but is also responsible for the cellular response of multiple other neurotransmitters. तो जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास inositol एज अ सेकेंड मैसेंजर एक्ट करता है, वो सारे के सारे पाथवे हमारे पास लिथियम के थ्रू जो है इनहिबिट हो जाएंगे. Now another important mechanism of action of lithium is it inhibits enzyme GSK3, also known as glycogen synthase kinase. What does it do?
It just involved in the synapse formation and neurogenesis. This enzyme is responsible for the growth and regeneration of neuron cells and different synapse formation. But the problem arises when this enzyme GSK3 work abnormally, and the abnormal function of GSK3 lead to bipolar disorder. अगर हमारे पास GSK3 एबनॉर्मली एक्ट करेगा तो उससे हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स आएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली होता है क्या, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था पिछली क्लास में कि इट इज जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ मूड फ्रॉम एक्साइटेशन टू इनहिबिशन, फ्रॉम मैनिएक टू डिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो है मूड शिफ्ट होता है इसके अंदर। इसमें कोई एक खास डायरेक्शन में जो है हमारे पास सिम्टम नहीं आते, या तो हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास डिजीज में या तो एक्साइटेटरी सिम्टम आ रहे थे या फिर डिप्रेसिव सिम्टम आ रहे थे, लेकिन बाइपोलर में ऐसा नहीं होता। बाइपोलर में हमारे पास एक्साइटेटरी सिम्टम भी आते हैं और डिप्रेसिव सिम्टम भी आते हैं। वो क्यों आते हैं कि एबनॉर्मल फंक्शन होता है डिफरेंट हमारे न्यूरॉन के सेल्स का और डिफरेंट हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स का। उसमें जो एक हमारे पास पैथोलॉजिकल रीजन है वो ये कि एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ GSK3। And what does lithium do? Lithium indirectly or directly inhibit GSK3, that is glycogen synthase kinase, and because of this reason lithium is a drug of choice for bipolar disorder, and it reduces both symptoms, maniac symptoms or depressive symptoms. We have few other mechanisms for lithium as well. Another one is it inhibits an enzyme biphosphonucleotidase, and this enzyme is responsible for the function of AMP. AMP is another second messenger that is known as adenosine monophosphate, and by inhibiting this enzyme lithium also inhibits the function of AMP. And we have another enzyme that is fructose 1,6 biphosphate. ये एंजाइम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। This enzyme is involved in different metabolic pathways, and the most important metabolic pathway that is this enzyme involved in is that glyconeogenesis, synthesis of gluconeogenesis, synthesis of glucose from different biological molecules, from amino acids, from fatty acids, or different biological molecules. So by inhibiting the enzyme fructose 1,6 biphosphate, lithium inhibits gluconeogenesis as well. Another enzyme or another target for lithium is phosphoglucomutase. This is an also important enzyme for our metabolic function, for our different metabolic pathways, and this enzyme involves in the process of glucogenolysis, the breakdown of glycogen. But it is glycogenolysis. So these are the different mechanisms of lithium. As we can see that it involves in inhibiting multiple enzymes, and it is affecting different types of metabolic pathways, different types of neurotransmitter response system. That's why it does have multiple generalized side effects, and it is always indicated that this drug must be taken in proper monitoring, in proper hospitalized conditions, so it cannot be used at home. तो ये हमारे पास लिथियम की हमारे पास फार्माकोलॉजी थी। अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम अपने न्यू क्लास ऑफ ड्रग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंटीसाइकोटिक्स, जिसके नाम है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, और उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हाफिज़।